कक्षा अष्टम के मेरे प्रिय विद्यार्थियों, हिंदी की कक्षा में आपका स्वागत है। हम लोग भारत की खोज के अंतर्गत पिछली कक्षा में हम लोगों ने क्या पढ़ा? भारत की विविधता और एकता। आज हम लोग पढ़ेंगे जन संस्कृति, अर्थात जो सामान्य जनता की संस्कृति है, आज हम लोग उसे पढ़ेंगे जन संस्कृति। आज का हमारा टॉपिक है जन संस्कृति। तो चलिए शुरू करते हैं। मैंने वर्तमान समय में भारतीय जनता के गतिशील जीवन नाटक को देखा। क्या देखा? जो ये जनता है उसका जो गतिशील जीवन है उसके नाटक को मैं देख रहा हूँ। ऐसे अवसर में अक्सर उन सूत्रों की खोज लेता था, उन सूत्रों को खोज लेता था जिसने उनका जीवन अतीत में बंधा है। क्या है? जिनसे उनका जीवन अतीत में बंधा है, यानी ये अतीत की घटनाओं से संबंधित है, जबकि उनकी आंखें कहाँ टिकी हुई हैं? भविष्य पर टिकी हुई हैं। हर जगह मुझे एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जिसका जनता के जीवन पर बहुत गहरा असर था। वे जहाँ भी गए उन्होंने क्या देखा? उन्हें एक सांस्कृतिक पृष्ठभूमि मिली जो जनता के जीवन से गहराई तक जुड़ी हुई थी। पृष्ठभूमि में लोक प्रचलित दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुराकथाओं का मेल था। ये सारी चीज़ें किससे जुड़ी हुई थी? जन संस्कृति से। कौन कौन से? दर्शन, परंपरा, इतिहास, मिथक और पुराकथाएं। और इनसे भी किसी को दूसरे से अलग करके देख पाना संभव नहीं था। अर्थात आप इसे अलग कर दें दर्शन को, मिथक को, तो ये संभव नहीं था। पूरी तरह अशिक्षित और निरक्षर लोग भी इस पृष्ठभूमि में हिस्सेदार थे, चाहे पढ़े लिखे हों या निरक्षर हों, अंगूठा छापी क्यों न कह लीजिए, सभी इसके हिस्सेदार थे। लोक प्रचलित अनुवादों और टीकाओं के माध्यम से भारत के प्राचीन महाकाव्य रामायण और महाभारत और अन्य ग्रंथ भी जनता के बीच दूर दूर तक प्रसिद्ध थे। अर्थात ये जो दोनों महाकाव्य थे, इसके साथ साथ और कई काव्य थे, वे सब सामान्य निरक्षर जनता से लेकर जो पढ़ी लिखी जनता नहीं थी उनसे लेकर पढ़े लिखे सब में समान रूप से व्याप्त थी, प्रसिद्ध थी। हर घटना, कथा और उसका नैतिक अर्थ लोक मानस पर अंकित था। प्रत्येक जनता के प्रत्येक मानस पटल पर ये घटनाएं अंकित थी और उनसे उन्हें समृद्ध और संतुष्ट बनाया था। उसकी समृद्धि इसी पर निर्भर थी। अनपढ़ ग्रामीणों को सैकड़ों पद याद थे और अपनी बातचीत के दौरान वे बराबर या तो उन्हें उद्धृत करते थे या फिर किसी प्राचीन रचना में सुरक्षित किसी ऐसी कहानी का उल्लेख करते थे जिनसे कोई नैतिक उपदेश मिलता हो। आप सामान्य जनता के पास चले जाइए, ग्रामीण जनता हो, कोई भी हो, आप आज भी, उस समय तो छोड़िए, आज भी आप जाते हैं तो ये कथाएं जनमानस में बसी हुई हैं। लोग इसका उदाहरण देते हैं। कोई अगर आपको नैतिक शिक्षा देनी हो तो इन महाकाव्यों से घटनाओं को लेकर वे अपनी बात को पुष्ट करते हैं और अपने तर्क को पुष्ट करते हैं। तो ये सामान्य जनता हो, चाहे अनपढ़ ही हो, चाहे पढ़ी लिखी हो, कोई भी हो, सभी उन महाकाव्यों के उद्धरण उन्हें याद है, उनके पद याद है और वो क्या करते हैं? हमें कोई शिक्षा देनी हो तो उस बात को उद्धृत करते हैं। यानी कितनी गहराई तक, कह सकते हैं कितनी गहराई तक जनमानस में इनका स्थान था। रोज़मर्रा की ज़िंदगी के मामलों के बारे में सीधी सादी बातचीत को ये देहाती लोग जब इस तरह साहित्यिक मोड़ देते थे तो मुझे अक्सर बहुत आश्चर्य होता था कि ये तो पढ़े लिखे नहीं हैं, फिर भी ये इन काव्यों की, महाकाव्यों की बात करते हैं, उसका उद्धरण देते हैं, तो लेखक को क्या होता है? आश्चर्य होता है। यदि मेरे मन में लिखित इतिहास और लगभग
सुनिश्चित तथ्यों से निर्मित तस्वीरों का भंडार था, तो मैंने महसूस किया कि अनपढ़ किसान के मन में भी उसका अपना तस्वीरों का भंडार है। यानी अगर मेरे मन में अपनी दृष्टि, अपनी सोच की तस्वीरें हैं, तो किसानों के मन में भी अपनी अपनी दृष्टि और अपनी अपनी तस्वीरें हैं। यह बात अलग है कि उसका स्रोत पुरा कथाएँ एवं परंपरा और महाकाव्य के नायक नायिका ही अधिक थी और इतिहास बहुत कम था। अगर आप देखें तो जो जनमानस में कथाएं प्रचलित हैं, अगर उसे ऐतिहासिक दृष्टि से अगर आप देखें, मतलब उसके प्रमाण खोजें, तो आपको वो नहीं मिलेंगी। वो क्या मिलेंगी? आपको कथाएं मिलेंगी जो जनसामान्य में प्रचलित है, जो देहातों में प्रचलित है। वो क्या है? उन महाकाव्यों पर आधारित है और वो नायक नायिका तक ही ज़्यादा सीमित है। तीस पर भी वह बहुत स्पष्ट होता है, यानी उस पर भी वो क्या है? स्पष्ट है। वैज्ञानिक आधार नहीं है, फिर भी स्पष्ट है। मैं उनके चेहरे, उनके आकार और उनकी चाल ढाल को ध्यान से देखता। उनके बीच बहुत से संवेदनशील चेहरे, बलिष्ठ देह और सीधे साफ अवयव वाले पुरुष दिखाई देते। महिलाओं में लावण्य, नम्रता, गरिमा और संतुलन, अर्थात उनमें सुंदरता, नम्रता और गौरव की भावना सब कुछ चेहरे पर दिखाई देता। चेहरा जो अवसाद से भरा होता था, कभी कभी किसी देहाती रास्ते या गांव के बीच से गुजरते हुए मेरी नज़र किसी मनोहर पुरुष या सुंदर स्त्री पर पड़ती थी तो मैं विस्मय विमुग्ध हो जाता था। ये सारी चीज़ें देखकर वे मुझे पुराने भित्ति चित्रों की याद दिला देते थे। मुझे इस बात से हैरत होती, आश्चर्य होता कि उन तमाम भयानक कष्टों के बावजूद जिससे भारत युगों तक गुजरता रहा, आखिर यह सौंदर्य कैसे टिका और बना रहा। इन लोगों को साथ लेकर हम क्या नहीं कर सकते, बशर्ते उनके हालात बेहतर हों और उनके पास कुछ करने का ज़्यादा अवसर हो। यानी इनको लेकर क्या हम लोग नहीं चल सकते? इन जन सामान्य को लेकर नहीं चल सकते, जिनमें हमें अंतर तो दिखाई देता है, लेकिन वे कहीं ना कहीं उस संस्कृति के ही भाग हैं, उसी के ही हिस्से हैं जिससे हम लोग सभी जुड़े हुए हैं। चारों ओर गरीबी और उससे पैदा होने वाली अनगिनत विपत्तियां फैली थीं और इसकी छाप हर माथे पर थी। जिंदगी को कुचलकर विकृत और भयंकर रूप दे दिया था। जिसने क्या किया था? जिंदगी को कुचलकर उसको विकृत कर दिया था और भयंकर रूप दे दिया था। इस विकृति से तरह तरह के भ्रष्टाचार पैदा हुए और लगातार अभाव और असुरक्षा की स्थिति बनी रहने लगी। यह सब देखने में सुखद नहीं था, पर भारत की असलियत यही थी। स्थितियों को समर्पित भाव से स्वीकार करने की प्रवृत्ति प्रबल थी, पर एक साथ एक प्रकार की नम्रता और भलमानसाहत थी जो हजारों वर्ष की संस्कृति विरासत की देन थी, जिसे बड़े से बड़ा दुर्भाग्य भी नहीं मिटा पाया। यानी इतना सब कुछ होते हुए भी, अर्थात तरह तरह की मुसीबतें थी, समस्याएं थी, लेकिन फिर भी क्या था? भलमानसाहत की भावना थी और जो नम्रता थी उसने हमारे दुर्भाग्य को क्या किया था? नहीं मिटा पाई थी। यानी हम अंग्रेज़ों के जो अधीन थे, जो हमारे ऊपर शासन करते थे, हम उनको दूर नहीं कर पा रहे थे। तो इसी के साथ मिलते हैं अगली कक्षा में और पढ़ते हैं सिंधु घाटी की सभ्यता।